तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2011 में आई टेक शेल्टर फिल्म। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें कल्टेस को दिखाया जाता है जो कि बड़ा परेशान होकर आसमान में गरजते हुए बादलों को देख रहा होता है और देखते ही देखते अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि यहाँ पर पानी की जगह एक बोतल ऑयल बरस रहा था। और इसके बाद सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि कल्टेस अपने घर में तैयार होकर अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और उन्हें बाय कर अपने काम से बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो आसमान बिल्कुल साफ होता है। तो आखिर वो गरजते हुए बादल कहाँ चले गए, तो ये मूवी में हमें आगे पता चलेगा। तो फिल्म की शुरुआत में कल्टेस को देखते ही हमें पता चल जाता है कि वो एक मिडिल क्लास आदमी है और उसकी वाइफ का नाम सेमेंथा है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम हेना है जो कि सुन नहीं पाती। और कल्टेस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और घर के खर्चे में हाथ बटाने के लिए सेमेंथा भी छोटे मोटे सिलाई का काम करती है। खैर जब हेना अपने गार्डन में खेल रही होती है उसे खेलते खेलते एक लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है। खैर अब वहाँ पर सेमेंथा पहुँच जाती है और उससे वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर वही लकड़ी के ढेर पर फेंक देती है। और ये लकड़ी के टुकड़े कल्टेस ने कई समय से संभाल कर रखे थे क्योंकि वो इनसे एक सेफ हाउस बनाना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वो अभी तक सेफ हाउस नहीं बना पाया। साथ ही आप लोगों को ये बताते चलें कि कल्टेस सेफ हाउस क्यों बनाना चाहता है। दरअसल अमेरिका में कई सारी जगहों पर काफी तूफान आते रहते हैं जिससे बचने के लिए अमेरिका में लोग अपनी जगहों पर अंडरग्राउंड बंकर्स बनाते हैं। खैर इस मलबे से किसी और को नुकसान पहुंचता कल्टेस उसे ठिकाने लगाने लगता है, लेकिन उसी वक्त तेज गरजते बादलों के साथ बहुत तेज से बारिश होने लगती है और फिर से वही ऑयल की बारिश होने लगती है। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि इस बारिश में उसके डॉगी को कुछ अचानक से हो जाता है और वो पागल सा हो जाता है। अब जोर जोर से भौंकने लगता है और उसकी रस्सी टूटते ही वो कल्टेस के ऊपर हमला कर देता है और अचानक से कल्टेस अपनी नींद से उठता है, यानी कि ये उसका एक सपना था। लेकिन अब यहाँ पर उसके हाथों में कोई निशान तो नहीं होते, लेकिन उसके हाथ में दर्द हो रहा था। और वहीं उसका डॉग एकदम शांत होता, उसे कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा बार बार होने की वजह से कल्टेस भी थोड़ा परेशान होने लगा था, लेकिन उसके साथ सच में कुछ अजीब हो रहा था। अब काम करते वक्त उसे आसमान में लाखों वर्ड उसके आंखों के सामने दिखाई देती हैं, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले एस्टेरॉयड को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खैर इसके बाद जब वो हेना की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके लौट रहा था तो रास्ते में फिर से वही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और इस बार भी पानी की जगह कुछ ऑयल सा बरस रहा था जिसकी वजह से सामने देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और तभी यहाँ पर अचानक से ऐसा लगता है कि कल्टेस ने अपनी गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी और गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि किसी को चोट नहीं आती है। और तभी अचानक से कुछ लोग आकर यहाँ पर हमला कर देते हैं और वो हेना को अगवा कर लेते हैं और एक बार फिर से कल्टेस की आंख एक बार घबरा कर खुलती है। वही हेना जो कि कुछ सिलाई करके अपने पैसे कमा रही होती है, तो वहीं कल्टेस की नजर अपने सेफ हाउस के पड़े हुए मलबे पर पड़ती है। वो जल्द से जल्द अपने सेफ हाउस के मलबे को ठीक करने के ख्यालों में खो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो तूफान का सपना सच ना हो जाए, क्योंकि उस तूफान में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपस में लोग पागल होकर एक दूसरे को मारने लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसके सपने में डॉग ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। और इसीलिए उसे तूफान से बचने के लिए सेफ हाउस की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उसे वो ठीक से बना सके ताकि जब वो मुसीबत आए तो वो उसमें ठीक से रह सके। अब कल्टेस की बेटी खिड़की की तरफ देखती हुई नजर आती है और जब कल्टेस वहाँ पर जाकर देखता है तो कोई अनजान आदमी उसे घूर रहा था और अब देखते ही देखते घर पूरी तरीके से हिलने लगता है और घर का पूरा फर्नीचर हवा में तैरने लगता है। कल्टेस को बहुत सारा दर्द होने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो फिर से नींद से उठता है। वो इतना डर जाता है कि वो अपने बेड पर ही पेशाब कर देता है और साथ ही वो इसके बारे में अपनी बीवी को बताकर उसे टेंशन देना नहीं चाहता था और इसीलिए वो उसे कुछ भी ना बताने का फैसला करता है। और अगले ही दिन वो डॉक्टर के पास जाता है और वो उन्हें अपनी सारी हालात बता देता है कि उसे किस तरह के सपने और बुरे ख्याल आ रहे हैं। डॉक्टर को ये मानसिक बीमारी लगती है तो इसीलिए वो उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और साथ ही एक साइकिलिटी हायर करने के लिए कहते हैं, लेकिन कल्टेस के पास इतने सारे पैसे नहीं होते कि वो किसी साइकिलिटी को अफोर्ड कर पाए और इसीलिए वो इस वक्त उस डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों को लेने का ही फैसला करता है। वहीं उनकी फैमिली के लिए खुशखबरी आती है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हेना के लिए कॉर्नर इम्प्लांट अप्रूव कर दिया है और ये सब कल्टेस के अप्रूव और वेरिफाइड इंश्योरेंस की वजह से ये सब हुआ है। और यहाँ पर हमें उनके ड्रीम वेकेशन के बारे में पता चलता है जिसके लिए वो बहुत दिनों से बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर रहे थे। खैर अब कल्टेस डॉक्टर की बताई हुई दवा को लेता है और काफी समय के बाद उसे एक अच्छी नींद आई होती है और अगले ही दिन उसे बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस होता है। लेकिन उन विजन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस दिन काम करने के बाद उसे बिजली की जोर जोर से
गड़गड़ाहट सुनाई देती है जो कि उसके साथी को बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, उसे उल्टी आने लगती है। खैर जैसे जैसे वो नॉर्मल होके अपनी माँ के पास मिलने जाता है, वो उनसे कहता है कि आपको भी क्या ऐसा कुछ होता था। वो उनसे ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी और उन्हें 23 साल की उम्र से ही पैनिक अटैक आना शुरू हो गए थे, जिससे कि उन्हें कोई घूर रहा है और तब से वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं और आज भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए कल्टिस को भी उसने पहचानने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब कल्टिस को काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसे अपना इलाज भी नहीं मिल रहा था और उसके पैसे भी खर्च होते जा रहे थे। अब कल्टिस अपने डॉक्टर से किसी और सिक्योरिटी सस्ते के बारे में पता करता है, लेकिन वो सिर्फ एक काउंसलर निकलती है। लेकिन वो उसकी बीमारी समझ तो सकती थी पर उसके लिए कोई इस इलाज के लिए एक दवा नहीं दे सकती थी। फिर भी कल्टिस उसे सारी सिचुएशन बताता है कि उसे किस तरह के सपने और बुरे ख्याल आ रहे हैं। काउंसलर उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी नहीं है। अब कल्टिस को रात भर अपने परिवार की टेंशन होने लगती है और उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये विजन हमें आ रहे हैं वो एक दिन सच होने वाले हैं। इसीलिए वो शेल्टर को बनाने के लिए पैसों का हिसाब लगाने लगता है, लेकिन रकम इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए वो अगले सुबह सेमेंता को बिना कुछ खबर दिए गए अपने घर को गिरवी रख देता है। अब उसी रात फैमिली के साथ कहीं से लौटते हुए कल्टिस को एक बार फिर से जोर से बिजली तड़कती हुई नजर आती है, लेकिन उसकी फैमिली और आसपास जितने भी लोग होते हैं उन्हें ऐसा बिल्कुल ही महसूस नहीं होता, माना कि कल्टिस के लिए कोई संदेश हो। इसीलिए कल्टिस अब ज्यादा दिन नहीं रुक सकता था। अब अगले दिन सेमेंता कुछ और पैसे कमाने में बिजी होती है। उसी समय कल्टिस कुछ कंस्ट्रक्शन मशीन का बोरो करके और अपने काम में लग जाता है, जिसमें उसका जिगरी दोस्त ना चाहते हुए उसके काम में उसकी मदद करता है। लेकिन तब तक सेमेंता लौट आती है और उसे ये एक्सपेंसिंग और कंस्ट्रक्शन काम देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके हालात और उसकी मेहनत को देखकर अनजान सेमेंता उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो उससे कहती है कि मेहनत करके मैं एक एक करके पैसे इकट्ठा कर रही हूँ, तुम फालतू काम पैसा बर्बाद कर रहे हो। कल्टिस यहाँ पर उसे कुछ नहीं बता। फिर उस रात उसे एक और विजन खतरनाक आता है और सेमेंता उसे पहली बार ऐसे सीरियस कंडीशन में देखती है। उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। सेमेंता उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन कर्टिस तुरंत उस एम्बुलेंस को मना कर देता है क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक हॉस्पिटल को अप्रूव कर पाए। अब थोड़ा सा रिकवर होने के बाद कर्टिस अपनी सारी सिचुएशन अपने सेमेंता को बता देता है और वो उसे बताता है कि मेरे विजन में किस तरह की बारिश होती है, फिर उसके आसपास जितने भी बंदे होते हैं वो उस पर कैसे हमला करते हैं। और साथ ही कर्टिस ये भी कहता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि सपने के जागने के बाद भी मेरे दर्द होता है। ये सुनकर सेमेंता भी दुखी हो जाती है। अब अगले दिन कर्टिस अपने बॉस से स्टेरॉयड को अपनी जान के डर से दूसरी टीम में शिफ्ट होने के लिए कहता है और उसका बॉस बिना कुछ सवाल किए गए ये एक्सेप्ट कर लेता है। खैर अब अपना काम करने के बाद कर्टिस वापस से अपने शेल्टर में लग जाता है। उसके भाई को भी उसकी सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और पूरा दिन उसी में लगा रहता है। और अब उसी दिन जब कर्टिस हेना को तैयार करके किचन की तरफ बढ़ता है तो उसे सेमेंता बारिश में भीगी हुई काफी गुस्से में चाकू की तरफ देखकर उसे घूरती हुई नजर आती है। कर्टिस उसे रोकने का इशारा भी करता है और झटके से उसकी नींद ब्रेकफास्ट के टेबल पर खुलती है। अब कर्टिस को अगली परेशानी शुरू हो जाती है। दरअसल उसके बॉस को उसके कंस्ट्रक्शन मशीन का यूज करने का पता चल जाता है और इसीलिए वो उसे अपनी नौकरी से निकाल देता है। अब बिना किसी काम के कैसे गुजारा होगा, और वैसे ही उसके सर पर इतने ज्यादा लोन होते हैं और अब उसकी बेटी का इलाज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इंश्योरेंस भी इसके कंपनी की तरफ से ही होता है। जब ये बात सेमेंता को पता चलती है तो वो और भी यार टूट जाती है और कहती है कि अब इनका क्या होगा। तभी वो गुस्से में कल्टिस के ऊपर एक चटाका मार देती है। वो एना को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब उसके काउंसलर का भी यहाँ से ट्रांसफर हो चुका था। अब वो नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार भी नहीं था, जैसे कि उसने अब अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी हो। वो अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए उस टोर्नेडो सोल्टेल को बनाने के लिए लग जाता है। सेमेंता भी उसकी दिमागी कंडीशन को देखकर उसके पास वापस आ जाती है और एक अच्छी वाइफ होने के खातिर वो उसे सीरियस सिचुएशन में नहीं छोड़ती। अब जैसे ही उसकी फैमिली की हालत थोड़ी ठीक होने लगती है, उसकी बीमारी की बात बाहर के लोगों में भी फैल जाती है। लोग उसे पागल भी समझने लगते हैं और इतना ही नहीं उसकी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई भी हो जाती है। और यहाँ पर कल्टिस अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में सबके ऊपर चिल्लाने लगता है कि आज तो मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन जल्दी एक तूफान आने वाला है जो कि तुम लोग सबको पागल कर देगा। तुम सब एक दूसरे को मारने लग जाओगे, तुम सब एकदम हैवान बन जाओगे और तब सिर्फ मैं और मेरा परिवार बचेगा। ये बातें सुनकर उसकी फैमिली भी घबरा जाती है और कल्टिस अब रोने लगता है। लेकिन सेमेंता भी अपनी पति की मेंटल कंडीशन को देखकर इस बार
बार भी उसका साथ नहीं छोड़ती। अब उस दिन कर्टिस जब ट्रक में काम कर रहा होता है तभी वह उसे बहाने का सपना वो ध्यान आ जाता है, वो सच में होने लगता है, क्योंकि लाखों की तादाद में बर्ड्स आसमान में मंडराती हुई नजर आती हैं और वो उन पर हमला करती हैं और देखते देखते आसमान से बड़े बड़े बर्ड्स की बारिश होने लगती है। अब पूरे शहर में टोर्नेडो नाम का सायरन बजने लगता है और कर्टिस हैना को बचाते हुए अपने घर की तरफ भागता है। अब सीन चेंज हो जाता है, हमें सेमेंथा को दिखाया जाता है जो कि सायरन बजने की वजह से कर्टिस को उठाती है और बाहर बहुत ही तेजी से मूसलाधार बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है कि कर्टिस का ड्रीम वो सच होने वाला हो। सो फ्रेंड्स, मूवी का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।